ऐसे में एक मेरी तलब है ये जानने की कि दो तरह के लोग होते हैं जिनके साथ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एक ये होता है कि कई सारी चीजें आपके लिए पहले से निर्धारित होती हैं। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत आभार कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऐसा अवार्ड होता है जो कि आपके पूरे जर्नी का लेखा जोखा होता है। जी, जी। आपने जहाँ से शुरुआत करी और अभी तक आप जहाँ तक पहुँचे हैं उस चीज का विश्लेषण करके आकलन करके ये अवार्ड दिया जाता है। तो मेरी कथक जरूर मेरी ये रही है, लेकिन मैंने उसको भोजपुरी में मिला के जब उसकी प्रस्तुति की, राधे श्याम बहार मेरी पहली थी, कल्पना पटवारी जी के साथ लाइव मैंने किया था और मैंने उसमें ये कृष्ण राधा के ऊपर प्रसंग था ये, तो मैंने बहुत उस पे एक्सपेरिमेंट किया और मैंने सोचा इस पे अगर कथक की थोड़ी सी चाशनी मिलाई जाए तो भोजपुरी संस्कृति और कथक का जब मिलाप होगा तो एक नया चीज होगा। नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आज के इस खास बातचीत में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं देश के दिग्गज कथक के जो डांसर हैं वो विपुल नायक दादा, और जिन्हें हम प्यार से विपुल दा कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, जुहार और निहोरा भी जी सब कोई को। विपुल दा, आज आप सम्मानित हो रहे थे यहाँ पे और उसकी मैं साक्षी भी रही। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आज मिला। सबसे पहले तो उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं आपको। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपका कारवा है, जिस तरीके से आपका काम है, उसके लिए अवार्ड्स भी छोटे पड़ जाएंगे। ऐसे में एक मेरी तलब है ये जानने की कि दो तरह के लोग होते हैं जिनके साथ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। एक ये होता है कि कई सारी चीजें आपके लिए पहले से निर्धारित होती हैं कि आप जिस फैमिली में हो, आपकी बैकग्राउंड वैसी रही है, आप उन चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं। और एक होता है कि सेल्फ क्रिएशन बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपने किस तरीके से अपने जर्नी को देखा, शुरुआत कैसे की और आज यहाँ आप है, तब से लेकर अब तक कैसा संघर्ष रहा, कैसी आपकी यात्रा रही, मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत आभार कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऐसा अवार्ड होता है जो कि आपके पूरे जर्नी का लेखा जोखा होता है उसमें कि आपने जहाँ से शुरुआत करी और अभी तक आप जहाँ तक पहुँचे हैं उस चीज का विश्लेषण करके आकलन करके ये अवार्ड दिया जाता है। तो सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे मुझे और बना भी रहा है, जिसके कारण आज इस मुकाम तक पहुँचने में उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जो मुझे प्यार करते हैं, जिनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। जर्नी बहुत लंबा हो गया, 25-30 साल की जर्नी है कला के क्षेत्र में। तो शुरुआत जहाँ से हुई थी आज भी वो सब दिमाग में, मतलब अभी भी वो सब घर बनाया ही हुआ है कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये हुई। हमारे समय अभी के समय के अपेक्षा हमारा समय जब उस समय था, उस समय थोड़ा ये संकुचित भाव थे। हाँ, इन चीजों को देखते थे कि डांस में क्या कैरियर बनेगा या आर्ट में क्या कैरियर बनेगा, तो सभी थोड़ा ये रहते थे कि शंका रहता था सब कोई के मन में उस समय कि इस पे मतलब कैरियर बनाना मतलब सही होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सपोर्ट कम मिलता था, लेकिन मेरी माँ के सपोर्ट के कारण, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और उनके सपोर्ट के कारण ही धीरे धीरे मेरी जर्नी आगे बढ़ती गई और आज एक मुकाम तो बोलना ये होगा, मुकाम हासिल करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मतलब एक श्रेणी तक आके पहुंचे हैं और इसके पीछे सबों का प्यार और आशीर्वाद है और हम चाहते हैं वो बना रहे। दादा, आप हम जैसे जो कला के प्रेमी हैं उनके लिए बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं आप। ऐसा लगता है ना कि अभी भी अगर गाँव की अगर हम बात करें, अगर कोई बहुत कला को लेके आगे बढ़ना चाहता है, चाहे वो जिस फील्ड में हो, गाँव वाले अपने खुद के लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, एक टर्म यूज किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, नचनिया बजनिया शब्द। तो आपने भी ये चीजें झेली होंगी? बहुत बहुत झेली है मैंने ये सब चीज। हमारे समय में तो इतना ये सब चीज पे कटाक्ष होता था कि उससे अपने आप को सेफ और अपने आप को मतलब अपने मस्तिष्क को ये करके परिष्कृत करके निकलना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वही होता है कि जहाँ चाह वहाँ राह एक बनता जाता है, धीरे धीरे वो राह बनता गया और आज खुशी होती है कि वही लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, वही लोग आके ये देते हैं, बधाई देते हैं। तो ये चलता है, लेकिन अभी भी मुझे ये एक कमी लगती है, मतलब कि
एक कलाकार को कलाकार के तौर पे पहचाना जाए, उसकी कला को पहचाना जाए, इन सब चीजों से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए या विश्लेषण नहीं करना चाहिए। कलाकार का जो कलाकारी होता है, उसकी जो अदाकारी होती है, वही सबसे बड़ी चीज होती है। तो उस चीज को सामने रखा जाए, बाकी चीज गौन किया जाए। जी। एक खास सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी दादा कि आप कथक के बहुत ही बड़े नर्तक हैं। उसके अलावा मैंने आपको बचपन से देखा है, आप भोजपुरी में भी वो कथक को लेके आना, भोजपुरी के जो लोकगीत है उनमें अपनी प्रस्तुति को देना किसी, मुझे लगता है, बड़े चैलेंज से कम नहीं है। उसको भी अपने गाँव में जाके प्रस्तुतिकरण किया, उसको प्रस्तुत किया। कैसा रहा ये, कहाँ से मनोस्थिति आई कि हमें इन चीजों को करना चाहिए? हाँ, जैसे कि होता है कि बंगला मेरी मातृभाषा जरूर है। जी, आप बंगाल से हैं। जी। लेकिन भोजपुरी मेरा आंगन रहा है। जिस घर में हम पले बढ़े, मतलब बचपन मेरा जहाँ बीता, वो सारा भोजपुरी समाज का आंगन था, भोजपुरी परिवेश था वहाँ पे। तो एक बच्चा जो रहता है वो ना अनगढ़ रहता है ना, मिट्टी का अनगढ़ उसको बोलते हैं। तो जिस सांचे में गढ़ा जाता है, तो मुझे बचपन में बंगला से ज्यादा भोजपुरी परिवेश में रहे हैं, रहे हैं हम। और भोजपुरी बोलना और भोजपुरी चीजों को, संस्कृति को समेट के हम बड़े हुए हैं। तो वो भोजपुरी का जो परिवेश है वो मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ऐसे तो हम जरूर बंगाली फैमिली से बोला जाता है, लेकिन मेरा जो एक विचार है, जो मेरी एक संस्कृति है, वो भोजपुरी में रच बस गई है। और भोजपुरी शब्द इतना मीठा है, भोजपुरी शब्द इतना मतलब उसके अंदर डेप्थ है, इतनी गहराई है कि अगर समझने वाला उस अगर चीज को समझे, भोजपुरी साहित्य को समझे, भोजपुरी संस्कृति को समझे, तो वो मतलब उसका कोई अंत नहीं है। तो मेरे मन में यही विचार है। और भोजपुरी के एक से एक बड़े कलाकार हुए हैं ना, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, कबीर की जो दोहे हैं, मतलब तो मेरे मन में एक कलाकार का मन हमेशा ये होता है, निश्चल होता है, बहुत बड़ा होता है। और एक जोड़ने का तरीका होता है ना कि आप कैसे उस लोक संस्कृति से उसको आप जोड़े। तो मेरी कथक जरूर मेरी ये रही है, लेकिन मैंने उसको भोजपुरी में मिला के जब उसकी प्रस्तुति की, राधे श्याम बहार मेरी पहली थी, कल्पना पटवारी जी के साथ लाइव मैंने किया था। और मैंने उसमें ये कृष्ण राधा के ऊपर प्रसंग था ये, तो मैंने बहुत उस पे एक्सपेरिमेंट किया। और मैंने सोचा इस पे अगर कथक की थोड़ी सी चाशनी मिलाई जाए, तो भोजपुरी संस्कृति और कथक का जब मिलाप होगा तो एक नया चीज होगा। और इस नए चीज को मैंने प्रस्तुत किया और वो बहुत पसंद आया सब कोई को, बहुत पसंद आया सब कोई को। और उसके बाद तो ये जर्नी लगातार चली ही जा रही है। उसके बाद विदेशिया मैंने किया, उसके बाद बारामासा मैंने किया, उसके बाद तो मेरी और चंदन की भी बहुत चंदन तिवारी जो गोदना हम लोगों का बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ वो। तो ऐसे करके ये जर्नी चलती गई। और अभी भी मेरी कोशिश रहती है कि ना सिर्फ भोजपुरी ही, अलग अलग लैंग्वेज की भी संस्कृति को, अलग अलग जो भाषाएं हैं उनको भी हम कथक के साथ जोड़ के उस चीज को भी हम प्रस्तुत करना, आगे भी मेरी ये जर्नी जारी रहेगी। लेकिन भोजपुरी से मेरा एक खास लगाव है, खास प्यार है। मातृभाषा वाली बात है आपके साथ। तो भोजपुरी हमेशा मेरे दिल में रहेगी, हमेशा ही। एक बात तो मैं कहूंगी दादा, मैंने आपको शुरुआती दौर में जब देखा था तो भोजपुरी करते हुए ही देखा था। और जिस तरीके से आपकी भोजपुरी में प्रस्तुति रही है, दर्शक जिस तरीके से झूम जाते हैं, श्रोता जिस तरीके से झूम जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़प्पन है कि हम जैसे लोग आपकी प्रस्तुति को देख पाते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आया है कि आपको अवार्ड मिलने वाला है उड़ीसा में, इसी को लेके रत्न अवार्ड मिलने वाला है आपकी विदा को लेके। तो इतने बड़े बड़े शहर को छोड़ दिया जाए अगर, तो अलग अलग राज्यों से भी आपके अवार्ड सेरेमनी आयोजित किए जाते हैं। तो कैसा लगता है बीइंग एन आर्टिस्ट दादा कि हमने जीरो से शुरुआत की और आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ? अवार्ड मिलना, पुरस्कार मिलना तो मतलब एक सपोर्ट सिस्टम होता है ना। आपके काम को सराहा जाता है, आपके काम को जब एप्रिसिएशन मिलता है तब आपको अवार्ड मिलता है। तो खुशी होती है मुझे जब मुझे किसी भी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है, जब भी किसी अवार्ड के लिए बुलाया जाता है। बस सारे मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझसे जो प्यार करने वाले हैं, उनका प्यार का ही और उनके आशीर्वाद का ही ये सब फल है कि ये सब मुझे आज हासिल हो सका है।
अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने विदेशिया की बात की, अभी जी थोड़ी जी देर पहले आपने कबीर के दोहे की बात की। जी जी। कई सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसको लेकर भी आपने परफॉर्म किया है, जिसको हाँ लेकर आपको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। जी जी। तो भिखारी ठाकुर की विदेशिया की मैं बात करना चाहूंगी कि उससे संबंधित आपने जो भी स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए या फिर जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको लेके आपको राष्ट्रीय अवार्ड मिला। तो जी। वो किस तरह की कल्पनाशीलता रही होगी आपकी? कब ये लगा कि नहीं, मुझे ये चीज करना चाहिए, भिखारी ठाकुर की जो विदेशिया है उससे संबंधित मुझे चीजों को लेके लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए? भिखारी ठाकुर ठाकुर जी की जो मतलब कृतियां हैं, जो उन्होंने बना के छोड़ के जो वो गए हैं, वो इतना प्रासंगिक है कि वो उस समय उन्होंने उस चीज की कल्पना की थी जो अभी के दौर में भी वो चीज फिट बैठता जी है। बिल्कुल। पलायन की हो या फिर विधवा विवाह का हो जी। या फिर बेटी बेचते बेटी हैं बेचवा। बेचवा हो, ये सब जो चीज भिखारी ठाकुर जी ने उस समय जो परिकल्पना की, उस समय के समाज में जो चीज चल रहा था, वो अभी भी जस का तस तस है। है। तो मुझे ये चीज बहुत ये लगता है कि उन्होंने अभी के दौर की जो चीज है, उस समय उन्होंने उस चीज की कल्पना की और उस समय उन्होंने उस चीज का एहसास किया। तो बस मेरा यही लगाव उनसे बहुत ज्यादा रहता है कि उस समय की चीज को अभी हम अगर प्रस्तुत करते हैं तो मतलब कितना बड़ा ये बात हो जाता है कि उस समय के संस्कृति समाज में जो मतलब ये सब चीज थी, वो सब अभी तक चला आ रहा है। तो जी। ये सब चीज बहुत अट्रैक्ट करता है। जी। आपने मधुशाला को भी लेके किया हाँ, है, उसके लिए भी मधुशाला। आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हाँ है। हाँ हाँ वो मधुशाला हमारे पूरे देश में बहुचर्चित किताब है, हाँ रचना है। हाँ हाँ। तो उसको लेके आपकी क्या हम अवधारणा है? जब मधुशाला हम प्रेजेंट का सोचे उसके बारे, उससे पहले किसी ने उसके ऊपर काम नहीं नहीं किया किया था, था। जी। मधुशाला के ऊपर। तो मधुशाला की कुछ पंक्तियां मुझे सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि मतलब इसमें इतना चीज छुपा हुआ है मधुशाला में। मतलब जो चीज हम लोग सोचते हैं अभी के समाज में, जो भेदभाव, जो कास्ट का, जात पात का, ये सब चीज कितना मतलब फैल जा रहा है, कितना मतलब सब इस चीज पे ये करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये एक मधुशाला एक ऐसा जगह है जहां पे आके ये सब चीज की कोई खत्म हो जाता है। हाँ, जी। एक ही जगह पे बैठ के सारे कास्ट वाले बैठते हैं एक ही जगह। तो उस चीज को बहुत अच्छा लगा। और राष्ट्रीयता का उसमें जो है, देशभक्ति का, ये तो कूट कूट के भरा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हैं, एक से एक कविताएं हैं। तो मधुशाला, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि जो भी नृत्य नाटिका या जो भी चीज मेरी प्रस्तुति हो, उसमें कुछ नयापन रहे। चंपारण सत्याग्रह किया जी। मैंने, जी। तो वो भी बहुत नया चीज मुझे लगा। मिर्जा गालिब के ऊपर मैंने किया, उमराव जान के ऊपर मैंने किया। जी। तो ये सब चीज मुझे मतलब नया नया, उमराव जान के बारे में जो नृत्य नाटिका मैंने किया, बहुत चीज नहीं सबको पता था। वो चीज मैंने खोज खोज के बाहर निकाल के, मिर्जा गालिब जी के बारे में भी वही किया, भारत दर्शन में भी मैंने वही चीज किया। तो ये सब चीज कुछ नया अगर मुझे करने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गालिब जी के बारे में मैं थोड़ा बहुत पूछना चाहूंगी, वो किस तरीके से आपको प्रभावित किए? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे बहुत कम लोग होते हैं काम करने वाले, दादा बहुत लोगों की नजरें भी नहीं जाती हैं चीजों पे। हाँ, हाँ। वहां आपने एक धारा के विपरीत चलकर चीजों को स्थापित करने की कोशिश की। कैसा रहा? बहुत आसानी से हो गई चीजें या फिर जर्नी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से भी होके थोड़ा गुजरी आपकी? क्रिटिकल होता है, क्योंकि आप जब कुछ नए चीज को इजाद करते हैं, जब किसी नए चीज को आप सबके सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कोई का विरोधाभास भी आपको सहना पड़ता है। नहीं ऐसा कैसे हो गया, नहीं आप ये खुद से बोल रहे हैं, नहीं ऐसा हो गया। तो फिर उस चीज को झेलते हुए आप किसी नए चीज को क्रिएट अगर करते हैं ना, और जब वो मकबूल हो जाता है, जब सबको पसंद आ जाता है, तब जो आत्मिक शांति मिलती है। मिर्जा गालिब जी के बारे में भी बस वही चीज था कि मिर्जा गालिब शेरो शायरी में रहते थे, लेकिन मिर्जा गालिब के जिंदगी का एक अलग पहलू भी जी, बिल्कुल। है ना। उनके जिंदगी का अलग पहलू है कि वो परिवार और इससे भले ही दूर थे, लेकिन परिवार वालों के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। ये चीज मतलब सबको लगता था कि वो बस अपने शेरो शायरी में खोए रहते हैं, ये है, यही उनके लाइफ के ऊपर बहुत कोई ये दिखाता है। लेकिन नहीं, उनका एक लाइफ का अलग पहलू भी है, और उसी चीज को मैंने मिर्जा गालिब में दिखाया। मतलब आपका सीधे तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से समाज में किसी को परिभाषित किया जाता है, उसके अलावे भी इतर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे आप काम एक करने की पक्ष को जरूरत दे के होती है। परिभाषित कर देते हैं ना, उसके दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश आप नहीं करते हैं ना। तो ये चीज मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उसका दूसरा पक्ष हम जाने। एक पक्ष से तो जिंदगी नहीं बनती है ना, लाइफ नहीं चलता है। हमारे लाइफ का भी एक पक्ष सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष तो कोई नहीं देखा है। तो हम चाहते हैं कि दूसरे पक्ष को उजागर करना, तो ये थोड़ा सा
क्रिटिकल होता है। आपने अभी कहा विपुल दा कि एज एन आर्टिस्ट, एज ए कलाकार विरोधाभास बहुत झेलना पड़ा। क्या लगता है आपको, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, हम जैसे लोग आप लोगों से सीखते हैं, क्या एक कलाकार आजीवन विरोधाभास झेलता है? क्योंकि हर एक आर्टिस्ट जो होता है वो एकदम समान तरीके से सबके ऊपर अपनी जगह शायद नहीं बना पाता है, मुझे ऐसा लगता है। और आजकल के अगर जमाने की बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी थोड़ी बहुत भी चीजें अच्छी नहीं लगती है, लोग ट्रोलिंग करने लगते हैं, लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में कितना मुश्किल रहता होगा एक कलाकार के लिए चीजों को लेकर आगे बढ़ना। कलाकार के तौर पे, साफ तौर पे समाज में भी ना एक ये चीज फैला हुआ, अरे ये तो कलाकार है। कलाकार को अगर बुलाया जाता है किसी कार्यक्रम में तो एक शॉल उड़ा दो, एक बुके पकड़ा दो, बस यहीं तक सीमित है। सम्मानित कर दो, ये तो सम्मान का भूखा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कलाकार का भी अपना घर है ना, अपना सबसे साफ शब्द में बोले तो उसका भी पेट है, उसको भी घर चलाना है ना। तो कलाकार कलाकारी करके ही, वो उसका काम है, वो कलाकारी करता है, तो उसके एवज में उसको भी मेहनताना मिलना चाहिए ना। ये चीज के लेके ही हम हमेशा ये रहता है कि कलाकार सिर्फ सम्मान का भूखा नहीं होता है। कलाकार तो कलाकारी चीज ही ऐसा है कि वो सम्मानित, वो सम्मान मिलेगा ही उसको। लेकिन उसके साथ साथ कलाकार के उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी, उस सपोर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। हर जगह मुझे यही देखने के लिए मिलता है कि बस कलाकार है, बस सम्मानित कर दो, तो ये चीज खत्म होना चाहिए। कलाकार की कलाकारी का मेहनतनामा, उसके एवज में भुगतान भी हम नहीं बोलेंगे, उनका मेहनतनामा है वो चीज उनको मिल, तभी समाज में कलाकारी चीज स्थापित हो सकेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और कलाकारी चीज स्थापित हो सकेगा। ऐसे तो बहुत कलाकार एक निश्चित समय के बाद कलाकारी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अपना घर चलाना है, ये है। और कलाकारी से जब तक उनको आमदनी नहीं होगी, अपना घर नहीं चलाएंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे? शायद यही वजह रहती है, यही वजह रहती है, आदमी डाइवर्ट हो जाता है। जी, यही वजह रहती है, डाइवर्ट हो जाता है। और मैंने अपने इतने लंबे जर्नी में ये चीज बहुत बार देखा है। अच्छे कलाकार कलाकारी छोड़ के दूसरे लाइन में चले जाते हैं, तो जब उनको सफिशिएंट यहीं पे उनका अगर ये मिले तो वो क्यों कलाकारी छोड़ेंगे? यही होता है। कितने आदमी विपुल नायक बन जाते हैं, नहीं बन पाते। बहुत कलाकार ऐसे हैं जो कि इसी लाइन में चलते चलते बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर गुमनामी के इसमें खो जाते हैं। ये त्रासदी है कलाकारों के लिए, ये कलाकारों के लिए ये चीज खत्म होना चाहिए। जी, अभी हम लोग सम्मान अवार्ड्स की बात कर रहे थे विपुल दा, उड़ते उड़ते खबरें हमारे पास भी आई है कि शायद पद्मश्री की बात हो रही है आपके लिए, आप नॉमिनेटेड हैं उसके लिए। तो पद्मश्री अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी कलाकार के लिए, तो क्या लगता है कि पद्मश्री उस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? हाँ, शुरुआती दौर से अब तक की जो चीजें रही हैं उसके लिए जब नॉमिनेशंस आया तो वो आपका एक क्या फीलिंग रहा उसको लेके? मुझे तो देखो अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है। अरे क्या बात है! मुझे अभी भी लगता है कि मुझे कभी नहीं लगता है कि संपूर्णता के निकट हम पहुंचे हैं, है ना? इसलिए आप विपुल नायक है दादा शायद। मुझे अभी भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे अभी तुम भी बोलोगे कि हमको ये करना है, बोले आओ करो जी। तो मेरे अंदर वो चीज बहुत रहता है। और पद्मश्री वो भी एक अवार्ड के समान ही है। हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार है, एक कलाकार की हमेशा दिली इच्छा रहती है, तो चलो वो भी बहुत, लेकिन पुरस्कार मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखते हैं। क्या बात है ना? पुरस्कार मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि सबका प्यार और सबका आशीर्वाद ही मेरे लिए पुरस्कार है। क्या बात है! वो पुरस्कार मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो बस यही बात है। आप अभी रांची यूनिवर्सिटी में कथक की क्लासेस लेते हैं विपुल दा, तो एक मैनेजमेंट टीम से जुड़े रहना, किसी कॉलेज से, किसी बड़े यूनिवर्सिटी से जुड़कर अपनी कलाकारी को कायम रखना कितना मुश्किल होता होगा? हाँ, थोड़ा तो मुश्किल होता है, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है वो परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स का ही है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मुझे काम करने का भी अवसर मिला, तो मेरी रुचि के हिसाब से, है ना। तो वहाँ भी ये माहौल बना रहता है जो हमारा एक माहौल, जो हम कलाकार जो चाहते हैं वो माहौल वहाँ बना रहता है। और हमारा रांची यूनिवर्सिटी इस मामले में थोड़ा बहुत सपोर्टिव। हाँ, तो बात तो फिर वही आ जाती है ना कि यूनिवर्सिटी सपोर्टिव है। बीइंग एन आर्टिस्ट एक क्यूरियोसिटी होती है बनने की, दो अगर आप नाव पे पैर रखते हो तो प्रॉब्लम्स तो होने लगती है दादा। तो ये होता है। और एक कलाकार को अगर उसके रुचि के हिसाब से अगर काम मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे साथ भी यही चीज है कि अभी इतना अच्छा तुम्हारा कलाकारी, इतना ये है, लेकिन काम के सिलसिले में थोड़ा सा तो ये होना पड़ता है। पर
कोई नहीं, एक कलाकार अपना है ना, जहाँ चाह वहां राह जी, निकाल ही जी, लेता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो चलता रहेगा। लेकिन एक कलाकार जो जन्म से कलाकार है, वो मरने तक एक कलाकार ही रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। दादा, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे ये तमाम चीजें बताई। आजकल की युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो सीधे जो चीजें होती है कि हम थोड़ा बहुत कुछ करें, हम बहुत फेमस हो जाएं, हमें लाइक्स मिल जाएं, हाँ, हमारे हाँ, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, हम फेमस हो जाएं, वायरल हो जाए, जो एक शब्द आजकल प्रचलन में है। वायरल। क्या कहेंगे वैसे आर्टिस्टों के लिए आप? बस शॉर्टकट मत करो, कलाकारी में शॉर्टकट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब जी, से। आपको जब जो मिलना है वो आपको मिलेगा ही। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, है जी, ना। आप कला के क्षेत्र में अगर हो तो साधना बहुत जरूरी है। अगर आपकी साधना निरंतर है तो आप उस मुकाम पे जरूर पहुंचोगे, कहते हैं कि अगर आपने कला को साधा तो कला आपको साथ देगा। साथ देगा। जी, आप जितना इसको टाइम दोगे, जितना इस पे रमोगे, इतना रिटर्न बाद में जाके वो रिटर्न करेगा आपको। ये चीज एकदम शाश्वत सत्य है। भले थोड़ा लेट होता है लेट बट होगा रिटर्न थोड़ा, हाँ देता है। हाँ, वो लेट होगा, आपको साधना करने का अवसर वो देता है, मांझता है। मांझता है आपको। जी, आप मांझ के ऐसा बन के एक दिन निकलोगे कि फिर वो रिटर्निंग इतना आपको देगा कि उसकी कोई अंत नहीं है। तो शॉर्टकट मत करिए। आजकल का जमाना जो है, ये रील्स और ये और वो, ये कलाकारी नहीं होती है। जी, कलाकार बनने के लिए बहुत कुछ तपना पड़ता है ना। जी। तब के जो मुकाम हासिल होता है, उसके बाद जो प्रसिद्धि मिलती है, वो आपका जन्म जन्मांतर का कितनी बड़ी रहता बात कही है है, जन्म आपने। जन्मांतर का रहता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी के कलाकार हैं विपुलदा, हमारा अंतिम सवाल है आपसे कि उन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी आगे आए। हम लोगों का समय अब धीरे धीरे जा रहा है। आप लोग सामने आइए, इस संस्कृति को, इस धरोहर को हम लोगों से आप लोग अडॉप्ट करिए, लेके चलिए। जैसे हमने अपने सीनियर से वो चीज अडॉप्ट किया, लेके चले, वैसे ही आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी इस संस्कृति को, इस धरोहर को आगे लेके जाइए। और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ये मिट्टी की खुशबू है, ये बहुत बहुत मतलब शक्तिशाली है। इसका मतलब कोई अंत और था नहीं होता है। तो आप लोग सब कोई आगे आइए और अपनी संस्कृति को सहेजिए। युवा पीढ़ी से बस यही मेरी गुजारिश है। एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल की अगर हम बात करें, अभी भी कलाकार की अगर दृष्टि से देखा जाए, तो बिहार और झारखंड की अगर बात करें, क्योंकि ये मूलतः हम लोग इन जगहों से जुड़े हुए हैं, तो आज भी कहीं न कहीं कला के क्षेत्र में ये दोनों जो राज्य हैं, बहुत पिछड़े मालूम पड़ते हैं। और अभी अगर नृत्य के मामले में देखा जाए, जो आपका संदर्भ रहा है, उसमें कहीं न कहीं झारखंड जो है, वो बिहार से थोड़ा आगे दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी विस्तार की ज़रूरत तो है। तो आप आने वाले समय में इस कला के विस्तार को दादा किस रूप से देखते हैं? कला और संस्कृति की जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो सरकार के उपेक्षित होने के कारण ये स्थिति होती है, ठीक है ना। सरकार जब तक कलाकारी को या कलाकार को या संस्कृति को संरक्षण नहीं देगी, जी, तब तक ये फल फूल नहीं सकती है। हमारी सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती है, बहुत सारा नियोजन करती हैं, पर वो कलाकार तक पहुंच नहीं पाता जी। है ना। कलाकार तक सीधा सीधा संवाद नहीं होने के कारण ये पिछड़ापन। मतलब फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट हम कह सकते हैं हाँ इसको। हाँ हाँ हाँ, इसलिए सबसे पहले हम लोग सरकार से ये चीज गुहार लगाएं, सरकार से ये चीज बोलें कि सरकार सीधा संवाद करे कलाकारों से। जी, कोई भी मतलब अगर कलाकारों का अगर कुछ भी अगर ये हो, तो संवाद करने की जो स्थिति हो, वो सरकार और कलाकार के बीच में सीधा संवाद होना चाहिए। तभी ये पिछड़ापन और ये चीज खत्म होगा। मतलब बिचौलियों का जो ये प्रश्न है बस उसको हाँ खत्म हाँ, करना होगा। बिचौलियों वाला जो स्थिति है वो खत्म करना होगा। क्योंकि मैंने देश में बहुत जगह भ्रमण किया है, जी, कलाकारों की स्थिति मैंने देखी है। कलाकार बहुत समृद्ध हैं। साउथ में आप चले जाओ, वेस्ट बंगाल में आप चले जाओ, इधर नॉर्थ की तरफ जाओ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वही चीज प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आर्ट नाम का जो चीज है, बस वो खाना पूर्ति के लिए जी, है ना, खाना पूर्ति के लिए है। अभी ही कुछ दिन पहले मैंने बिहार में देखा था कि ये निकला था कि निःशुल्क आके हाँ जी, हाँ जी। कार्यक्रम अभी प्रस्तुत जो करें। देश के सबसे बड़े वो एशिया का सबसे बड़ा जो मेला सोनपुर मेला है, सोनपुर मेला, वहाँ हाँ आर्टिस्टों हाँ, को ऐसे परफॉर्म कराया जा रहा था। कि हाँ, तो ये बहुत दुख लगा था। वो जब आया था तो बहुत दुख लगा था कि जी, कलाकार को आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि निःशुल्क आके। लेकिन
ये खुशी हुई कि सभी कोई ने उसका विरोध किया, सभी समृद्ध जनों ने उसका विरोध किया, तो फिर उनको फिर अपना विचार बदलना पड़ा, है ना। तो ये चीज ऐसे ही अगर सब कलाकार एकजुट होंगे, अगर बिहार झारखंड के कलाकार अपना, आज तक तो मुझे ये नहीं लगता कि बिहार और झारखंड के कलाकारों का ग्रेडिंग हुआ होगा, है ना, ना इनके पास आर्टिस्ट कार्ड है। कहीं भी हम परफॉर्म करने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है सर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है, हमारे पास तो नहीं है। तो सर तो आप हमें पहचानते नहीं है? सर हम पहचानते हैं आपको क्या विपुल नायक है, लेकिन आपका एक कार्ड होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज की कमी है। तो बस यही है कि सरकार से ही हम लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास बहुत नीतियां है कलाकारों के लिए। पेंशन लागू करने की नीति है, उसके बाद एक कलाकार मेडिकल वगैरह की नीति है। एक कलाकार जो अपनी पूरी जिंदगी दे देता है कलाकारी में, उसके पास कोई सरकारी नौकरी या कुछ का प्रावधान नहीं, एक उम्र होने के बाद कलाकार दिखाने में सक्षम नहीं हो पाता है। उस समय जो उसकी स्थिति होती है, उस स्थिति को निवारने के लिए सरकार को नियोजन नीति पे काम करना ही चाहिए, और इसके लिए सारे कलाकारों को मिलके ये चीज समृद्ध कराना चाहिए कि क्योंकि एक कलाकार, अभी आप कलाकारी कर रहे हैं, आने वाले समय भी आपकी भी वही स्थिति होने वाली है ना। तो सबको ही मिलके अगर इस चीज का ये करेंगे तो फिर ये जरूर एक दिन ये लागू होगा, और बिहार झारखंड के कलाकार भी समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे। आपसे बात करने के दरमियान मेरे जो अंदर के सवालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है विपुल दा। एक सवाल में, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि कलाकार को आजकल इस तौर पे नापा जाता है कि आपके पास सब्र होना चाहिए, आपके पास एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। बाकी क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। हर जगह से कलाकार को ही क्यों चीजों को मैनेज करना पड़ता है? व्हाई एन आर्टिस्ट शुड बी ऑलवेज मैनेजेबल? ये प्रॉब्लम्स तो हैं, ये कैसे दूर होंगी, क्या लगता है? हाँ, प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन कलाकार के अंदर सब्र करने की सीमा मुझे लगता है ना कि गॉड गिफ्ट है ना। वो बहुत सब्र करता है, बहुत पेशेंस रखता है। एक सीमा रेखा के बाद ही कलाकार की जो उग्र नीति होती है ना, वो सामने कर। कलाकार उग्र होने के लिए नहीं है, है ना। कलाकार शब्द ही सुन के, कला शब्द सुन के ही मतलब इंसान के अंदर एक अनुभूति आती है ना, बहुत ये अच्छा। तो वही चीज है कि सब्र करना अच्छी बात है, लेकिन कलाकार से भी बस यही, या कला जो भी है, सबसे पहले कि एक हद तक ही सब्र आदमी कर सकता है। जहां पे आपको बोलना है वहां पे आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं बोलने से फिर वो हो जाता है कि बस वही हो जाता है, कलाकार तो सम्मान का भूखा है, इसको सम्मानित कर दो बस। लेकिन आपको ये चीज बोलना पड़ेगा कि हम एक कलाकार हैं, और ये मेरा जीवन चलाने का, मेरे जीविकोपार्जन का एक अंग है। ये मुझे खुद कलाकार को आगे बढ़ के ये चीज बोलना पड़ेगा, तब जाके ये माहौल ठीक हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल दा, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत किया आपने, और सबसे बड़ी बात, अहम मुद्दे जो एक कलाकार के तौर पर आजकल बहुत सारे लोग फेस कर रहे होंगे, कई सारी चीज़ों से वो जूझ रहे होंगे, उनके लिए आपने बहुत बड़ी बात कही है। हमारा ये सौभाग्य था कि हम आपके साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप सभी का। आज के हमारे जो मेहमान थे वो थे विपुल नायक, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर हम किसी अगले कलाकार के साथ आएंगे, मिलेंगे आपसे। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।